वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। पिछली बार पिछले लेक्चर में हमने क्लासिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर देखा और वहाँ पे हमने देखा कि एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं रहती है, वाइब्रेशनल एनर्जी, और हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को किसी भी हद तक वाइब्रेट करा सकते हैं। वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई क्वांटाइजेशन नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पे कोई ज़ीरो पॉइंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तीसरी बात, हमने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर लिखी थी। मान लीजिए ये एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है या एक मॉलिक्यूल है जो हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। वो लिख सकते हैं बराबर फ्रीक्वेंसी यानी न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई √k/μ पर सेकंड, या हर्ट्ज में लिख सकते हैं। ठीक है, के जो है यहाँ पे ये फोर्स कांस्टेंट है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉन्ड, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर बॉन्ड सिंगल होगा या वीक बॉन्ड होगा तो फोर्स कांस्टेंट कम होगा। मान लीजिए हमारे पास में एक बॉन्ड है AB सिंगल बॉन्ड, अगर इसका फोर्स कांस्टेंट है K, तो अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बदले में डबल बॉन्ड डालेंगे तो फोर्स कांस्टेंट भी डबल ही होगा, तकरीबन डबल, और ट्रिपल डालेंगे तो फोर्स कांस्टेंट भी ट्रिपल ही होगा। तो फोर्स कांस्टेंट एक्चुअली स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहलाता है। ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उतना फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा। और म्यू जो है इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। ये इन दो मासेस का, इन दो एटम्स के मासेस का एवरेज टाइप का मास है, और ये बराबर रहता है m1 इंटू m2, यानी m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसे हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं। और फोर्स कांस्टेंट जो है यहाँ पे, इसका यूनिट लेते हैं हम न्यूटन पर मीटर या डायनस पर सेंटीमीटर। अब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 को, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन, इसको हम वेव नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी को अगर हम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट करेंगे, यानी डिवाइड बाय c करेंगे, तो वेव नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैसे ही करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ये इक्वेशन 1 लिखेंगे हम। मैं लिखूँगा वेव नंबर इज इक्वल μ/c। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी डिवाइड c करेंगे ना, तो ये बन जाएगा, अगर यहाँ पे डिवाइड c करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी के बजाय वेव नंबर बन जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया। वेव नंबर इज इक्वल 1/2 पाई c √k/μ पर सेंटीमीटर। वेव नंबर लेते हैं हम पर सेंटीमीटर में। k है फोर्स कांस्टेंट, म्यू रिड्यूस्ड मास, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, पाई जो यहाँ पे ये कांस्टेंट है। और ये इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं ये भी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर रहता है c/λ, और 1/λ जो रहता है 1/λ वो बराबर रहता है वेव नंबर की। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल c न्यू बार, या न्यू बार इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई c। वही मैंने यहाँ पे किया। इसको, इस इक्वेशन को जब डिवाइड बाई c करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो जाएगा वेव नंबर में। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे हमने देखा कि वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √k यानी फोर्स कांस्टेंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू मीन्स रिड्यूस मास। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना वेव नंबर ज़्यादा लगेगा मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कराने के लिए, उतनी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा लगेगी। इसी तरह से जितना मास ज़्यादा होगा, एटॉमिक मास ज़्यादा होगा, रिड्यूस मास भी ऐसे ही बढ़ेगा, वैसे ही बढ़ेगा, तो वेव नंबर वहाँ पे कम लगेगा, यानी फ्रीक्वेंसी कम लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 और 2 में हमने ये देखा कि जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है या वाइब्रेशनल वेव नंबर है वो फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस मास पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ कंप्रेशन या एक्सपेंशन ऑफ ए बॉन्ड उस पर वो डिपेंड नहीं करता। आप चाहे बॉन्ड यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक खींचो, यहाँ से यहाँ तक, इस पर फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन क्लासिकली ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्वांटम मैकेनिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि नहीं, जो बॉन्ड की स्ट्रेचिंग है या बॉन्ड का जो कंप्रेशन है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होगा या वेव नंबर पे डिपेंड करेगा। जितना वेव नंबर या जितनी फ्रीक्वेंसी हम मॉलिक्यूल को देंगे उसी हिसाब से वो स्ट्रेच भी होगा या कंप्रेस भी होगा।
तो वाइब्रेशनल एनर्जी अगर हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिकली, हम ये कहते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी ऐसा रैंडम नहीं होता, बल्कि या कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बल्कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स और क्वांटाइज्ड अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। दीज आर क्वांटाइज्ड यानी फिक्स्ड। और वाइब्रेशनल एनर्जी को हम दिखाते हैं या राइट करते हैं, या इट इज़ गिवन एज EV यानी वाइब्रेशनल एनर्जी इज इक्वल टू V + 1/2 h न्यू। h न्यू जो है ये, इसको हम फोटोन कहते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। और h जो है यहाँ पे ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी। V जो है यहाँ पे ये है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और EV जो है ये वाइब्रेशनल एनर्जी है। इसको हम यहाँ पे जूल्स में दिखाएंगे। ये जो इक्वेशन है ये क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन है, और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एनर्जी लेवल्स आर नॉट रैंडम, these are not unorganized we can say, but these are quantized यानी ये फिक्स्ड रहती है। हर एक एनर्जी लेवल पॉसिबल नहीं है, बल्कि कुछ ही एनर्जी लेवल्स पॉसिबल है। वही एनर्जी लेवल्स पॉसिबल है जो इसमें फिट हो जाएंगी इस इक्वेशन में। यहाँ पे जो V है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, ये 0 1 2 3, लेकिन एक होल नंबर हो सकता है। होल नंबर, ये बात याद रखना, होल नंबर होगा, यानी 0 1 2 3 एक्स्ट्रा। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं वेव नंबर के फॉर्म में लिखूंगा, टू एक्सप्रेस दिस एनर्जी इन वेव नंबर, हम ये लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू, ये हमें मालूम है, ऑलरेडी गिवन है इक्वेशन, हमें मालूम है। या न्यू के बदले में लिख सकता हूँ C/λ, क्योंकि न्यू बराबर रहता है C/λ। तो C/λ यानी 1/λ जो रहता है वो न्यू बार के बराबर रहता है। फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ hc न्यू बार, यानी एनर्जी इज इक्वल टू hc न्यू बार। तो न्यू बार किसके बराबर रहेगा? न्यू बार रहेगा फिर एनर्जी डिवाइड बाय hc, है ना। इसको इधर ले जाओ, एनर्जी डिवाइड बाय hc। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन को एनर्जी के टर्म्स के बजाय वेव नंबर के टर्म्स में लिखना चाहूँगा, तो मुझे यहाँ पे hc डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे hc डिवाइड करो, तो यहाँ पे भी hc डिवाइड करो, दोनों तरफ hc डिवाइड करो, तो ये वेव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेव नंबर इज इक्वल टू EV डिवाइड बाई hc इज इक्वल टू V + 1/2 h न्यू डिवाइड बाई hc। यानी इसको मैंने यहाँ पे भी hc से डिवाइड किया, यहाँ पे भी, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो ये वेव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऐसे, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे h और h कर दो कट यहाँ पे, तो वेव नंबर बराबर आएगा V + 1/2 न्यू बाई c, और इस न्यू बाई c को हम कहते हैं ओमेगा ई। ओमेगा ई मीन्स इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये न्यू जो है ये है फ्रीक्वेंसी, और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट से जब इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाए तो ये बन जाता है इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो फिर हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसके बदले में हम ओमेगा ई लिखेंगे, और वेव नंबर ले रहे हैं तो हम पर सेंटीमीटर में लेंगे, यहाँ पे भी पर सेंटीमीटर में। अब हमारे पास में दो तरह की इक्वेशंस आए, एक तो एनर्जी के फॉर्म में और दूसरा वेव नंबर के फॉर्म में। तो दोनों फॉर्म्स में हम ये इक्वेशंस पहले दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये जो एनर्जी लिखी ये है एनर्जी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर। क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर का मतलब रहता है स्मॉल ऑसिलेटर, माइक्रोस्कोपिक ऑसिलेटर, जैसे मॉलिक्यूल्स और माइक्रोस्कोपिक ऑसिलेटर, उन पे क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशंस ही अप्लाई होती है, क्लासिकल इक्वेशंस वहाँ पे अप्लाई नहीं होती। जबकि मैक्रोस्कोपिक बड़े ऑब्जेक्ट्स पे क्लासिकल मैकेनिक्स की इक्वेशंस अप्लाई होती है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। वो बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, स्प्रिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बड़े ऑसिलेटर के लिए, विजिबल ऑसिलेटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर, या जिसे हम कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर, उसके लिए वो वाली इक्वेशंस इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर्स के लिए ये वाली इक्वेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, एनर्जी हमने निकाला, एनर्जी के बाद में हमने वेव नंबर निकाला। एनर्जी बराबर था V + 1/2 h न्यू, और इन जूल्स लेते हैं हम, और न्यू बार रहता है V + 1/2 ओमेगा ई, ये लेते हैं हम पर सेंटीमीटर में। अब इसमें जो V है वो है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर,
वो 0 से लेके 1 2 3 कोई भी होल नंबर हो सकता है। अब अगर यहाँ पे v हम 0 रखेंगे, यानी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर रखेंगे 0, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये बन जाएगा EV इज इक्वल टू 1/2 h न्यू, क्योंकि 0 प्लस 1/2 आएगा ना 1/2 h न्यू, तो ये बन जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू 0 प्लस, ये v है, न्यू नहीं है, v है, ये 0 प्लस 1/2 ओमेगा ई, यानी 1/2 ओमेगा ई। ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, यानी EV इज इक्वल 1/2 h न्यू या न्यू बार इज इक्वल 1/2 ओमेगा ई, इन्हें हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जीज। और ये हमने क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर यानी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के या वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल के लिए लिया। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 भी रखेंगे तब भी एक क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर की, हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी 0 नहीं होगी, वो कभी 0 नहीं होती। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल हमेशा वाइब्रेशन करता रहेगा, वो वाइब्रेशन कभी भी 0 नहीं होगी। इवन एट 0 केल्विन, इवन एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे भी वो कभी खामोश नहीं बैठेगा, उसकी वाइब्रेशन 0 नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन रहेगी। जैसे अगर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 है तो इतनी एनर्जी रहेगी उसमें, या इतने वेव नंबर पे वो वाइब्रेट करेगा। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में 0 पॉइंट एनर्जी नहीं होती, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में 0 पॉइंट एनर्जी होती है। और 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब ये नहीं है, ये नहीं है कि ये 0 है। 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब ये नहीं कि ये 0 एनर्जी है। इट मीन्स एनर्जी इवन एट 0 केल्विन। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 0 पॉइंट एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0 बट इक्वल टू 1/2 h न्यू। या अगर वेव नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, वेव नंबर होगा इसका 1/2 ओमेगा ई पर सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन 0 नहीं होगा, ये बात याद रखना, 0 नहीं होगा। 0 पॉइंट एनर्जी इज नॉट 0। तो ये कह सकते हैं फिर हम कि 0 केल्विन पे भी हम एक मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन से नहीं रोक सकते, अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। अब लास्ट पे हम ये दो इक्वेशंस फिर से लिखते, एक है एनर्जी वाली इक्वेशन और दूसरा है वेव नंबर वाली इक्वेशन। दोनों एनर्जी लेवल्स हमने लिख दी। अगर मैं ये v 0 तो हम रख दिया इससे पहले, अगर मैं 0 1 2 3 रख दूं तो क्या होगा? देखो 0 रखेंगे तो ये 1/2 h न्यू होगा। अगर 1 रख देंगे यहाँ पे तो 1 प्लस 1/2 वो बन जाएगा 3/2 h न्यू। अगर हम ये यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 प्लस 1/2 हो गया 5/2 h न्यू हो जाएगा। अगर ये 3 रख देंगे तो 7/2 h न्यू, 4 रख देंगे तो 9/2 h न्यू। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे v रख दूंगा 0 तो ये 1/2 h न्यू, ये रख दूंगा 1 तो 1/2 ओमेगा ई, फिर 3/2 ओमेगा ई, 5/2 ओमेगा ई एंड 7/2 ओमेगा ई पर सेंटीमीटर आएगा। या ग्राफिकली हम इसको ऐसे कह सकते हैं। ग्राफिकली अगर मैं बताना चाहूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, यह बॉन्ड लेंथ है, और ये है v इज इक्वल टू 0, है ना, 0 पॉइंट एनर्जी। जब v इज इक्वल टू 0 रहेगा तो एनर्जी अगर हम देखेंगे तो वो 1/2 h न्यू रहेगी और न्यू बार रहेगा 1/2 ओमेगा ई। तो फिर यहाँ पे जब v1 रखूँगा मैं तो ये बन जाएगा 3/2 ओमेगा ई, ये बन जाएगा 3/2 h न्यू एनर्जी, है ना। इस तरह से यहाँ पे 5/2 h न्यू, 7/2 h न्यू, 9/2 h न्यू, यहाँ पे 5/2 ओमेगा ई, 7/2 ओमेगा ई और 9/2 ओमेगा ई। अब देखो इन एनर्जी लेवल्स में, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, चाहे इस साइड में ले लो आप इन टर्म्स ऑफ एनर्जी या वेव नंबर के फॉर्म में ले लो, इनमें एक पर्टिकुलर एनर्जी डिफरेंस है। या मैं ये कह सकता हूँ एनर्जी लेवल्स ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर और इक्वली स्पेस्ड। इनमें एक का डिफरेंस है, एक h न्यू का डिफरेंस है या एक ओमेगा ई का डिफरेंस है। जैसे इसमें 1.5 में से आधा निकालो, एक 2.5 में से 1.5 निकालो, एक
यहाँ पे 3.5 में से ढाई निकाल तो एक ओमेगा ई, यहाँ पे भी एक एच न्यू का डिफरेंस, एक एच न्यू का डिफरेंस, एक एच न्यू, एक एच न्यू। तो ये बोल सकता हूँ फिर दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस यहाँ पे रहता है वो सेम रहता है और वो एच न्यू रहता है। सो ऑल दीज एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड। और कितनी एनर्जी डिफरेंस रहती है एच न्यू की, और कितना वेव नंबर का डिफरेंस रहता है ओमेगा ई का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो आई होप ये जो आपको मैंने बताया जो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये ट्रांजिशंस कैसे होते हैं और कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल है, कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है। तब तक के लिए बाय।